सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसा कि हम लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने अपना ओरिएंटेशन का फर्स्ट चैप्टर ओवर द लाइफ ऑफ एपीजे कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग ओरिएंटेशन का पार्ट 2 सेकंड चैप्टर पूरा कवर करेंगे। सो जस्ट लिसन एंड एंजॉय द वीडियो, और अगर पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। रामानाथपुरम के श्वार्ट्ज हाई स्कूल में मन लग जाने के बाद मेरे भीतर का 15 साल का जो किशोर था वो बाहर निकल पड़ा। मेरे एक टीचर का नाम आयुधेरे सोलेमान उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे जिनके समक्ष उस समय संभावनाओं और विकल्पों की अनिश्चितता थी। वो बहुत ही ज्यादा प्यारे खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे और हमेशा कहीं ना कहीं छात्रों का उत्साह जो था वो बढ़ाते रहते थे। इससे छात्र बहुत ही खुश महसूस करते थे क्लास में। सोलेमान कहा करते थे कि एक कुशल शिक्षक से कमजोर छात्र को जो सिखा पाता है उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमजोर शिक्षक से कहीं ज़्यादा सीख सकता है। रामानाथपुरम में रहते हुए आयुधेरे सोलेमान से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के तो थे ही, बट उससे भी एक बढ़ के हटकर काफ़ी बड़े हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने ये जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। सोलेमान कहा करते थे कि जीवन में सफल होना और नतीजों का हासिल करने के लिए तुम्हें शायद 3 प्रमुख शक्ति की ज़रूरत हमेशा होती है। एक होती है हमारी इच्छा और दूसरी हमारी आस्था। और श्री सोलेमान मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना होगा, फिर निश्चित रूप से मैं उसे कर पाऊंगा। मैं खुद अपनी जिंदगी का ही उदाहरण हूँ। बचपन से ही आकाश और पक्षियों की उड़ानों का रीजन जानने की बचपन से ही कोशिश करता था और मुझे विश्वास था कि शायद एक दिन मैं भी इसी तरीके से इंसान हम लोग भी उड़ पाएंगे। लेकिन मैंने फिर निश्चय किया कि मैं एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ाने भरूंगा। सोलेमान एक महान शिक्षक थे क्योंकि वह सभी छात्रों को उनके भीतर छुपी शक्ति और उनकी योग्यता का आभास कराते थे। सोलेमान ने मेरे स्वाभिमान को जानकर एक ऊंचाई दी थी और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था यह आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी उन आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ जिनकी मैं इच्छा रखता हूँ। वे कहा करते थे कि निष्ठा और विश्वास से तुम अपनी नियति अपनी किस्मत को बदल सकते हो। बात उस समय की है जब मैं 4th क्लास में था। सारी कक्षाएं स्कूल में अलग अलग झंडों के रूप में दिखाई जाती थी। एक दिन मेरे मैथ्स के टीचर रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने से मैं उस कक्षा के सामने से निकला तो तुरंत ही उन्होंने तानाशाही गुरु की तरह मुझको बुलाया और मेरी गर्दन पकड़ी और भरी कक्षा के सामने मुझे बैंत लगाई। कई महीनों बाद जब मेरे मैथ्स में फुल नंबर आए तब उन्होंने मुझी को स्टेज पर बुला के यह कहा जिसकी बैच से पिटाई करता था वह एक महान व्यक्ति बनेगा। मेरे शब्द याद रखिए, यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनाने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी। श्वार्ट्ज हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद में सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सारूवत छात्र था। मैंने एक क्षण भी सोचा बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया था। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं, बट हाँ उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ हमारे यहाँ कॉलेज होता था। 1915 में मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए मैंने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। बट परीक्षाओं में डिवीजन लाने की दृष्टि से तो मैं होशियार छात्र था नहीं, लेकिन रामेश्वरम को इन 2 उस्तादों जलालुद्दीन और शमसुद्दीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनसे मैंने जो व्यवहारिक ज्ञान लिया उससे मैं कभी भी नीचा नहीं दिखा। जब कभी मैं त्रिची से रामेश्वरम लौटा तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम जो रेलवे स्टेशन रोड पर एक परचून की दुकान चलाते थे मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ घंटों के लिए दुकान तो मैं ही संभाला करता। मैं तेल प्याज चावल और दूसरा हर सामान मैं बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि एक गरीब इंसान अपनी कड़ी मेहनत की कमाई कैसे धुएं में उड़ा देता है। जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता था तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान चलाता था। वहाँ मैं शको एवं सीपियों से बने अंगूठे बेचा करता था। मैं एक बहुत ही समझता हूँ कि सौभाग्यशाली था कि सेंट जोसेफ कॉलेज में मुझे फादर टी.एन. सेक्रियर जैसी टीचर मिले। वे हमें इंग्लिश पढ़ाते थे और साथ ही हमारे हॉस्टल वार्डन भी थे। 3 मंजिल का हॉस्टल में हम करीब 100 छात्र रहते थे। फादर सेक्रियर रोजाना रात को हाथ में बाइबल लिए हुए हर लड़के से मिलने आते थे। उनके निर्देश पर ही दीपावली के अवसर पर हमारे हॉस्टल का इंचार्ज या ब्रदर और मैस के लोग सभी छात्रों के कमरे में जाकर एक पवित्र स्नान के लिए उन्हें तेल और टॉवल दिया करते थे।
मैं सेंट जोसेफ के कॉलेज में 4 साल रहा था और हॉस्टल में मेरे साथ कमरे में 2 लड़के और, एक श्रीरंगम के राणुवादी अयंगर परिवार से था और दूसरा केरल के सीरियाई ईसाई था। हम तीनों हमेशा साथ रहते थे और बहुत ही अच्छा समय कटता था। जब मैं कॉलेज के तीसरे साल में था तब मुझे हॉस्टल में शाकाहारी मेस का सचिव बना दिया गया था। एक रविवार को हमने कॉलेज के प्रमुख फादर कालिथित को दोपहर को भोज पर आमंत्रित किया था। भोज में शामिल व्यंजनों में वे चीजें भी शामिल थी जो पारंपरिक रूप से हमारे परिवार में बनाई जाती थी। इसका नतीजा न सिर्फ अप्रत्याशित रहा बल्कि फादर कातिल ने हमारी कोशिशों की बहुत प्रशंसा भी करी। हमने उनके एक बहुत ही आनंद के क्षण गुजारे। हम सबके लिए ये यादगार घटना थी। सेंट जोसेफ के मेरे जो टीचर थे कांची परामर्श के सच्चे अनुसारी थे, जो देने में ही जीवन का सच्चा आनंद समझते। मत के प्रेरित थे मेरे जो गणित के शिक्षकों प्रोफेसर तोथाती अयंगर और प्रोफेसर सूर्य नारायण शास्त्री के कॉलेज परिसर में साथ साथ टहलना की जीवन स्मृति तो मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रही थी। जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में लास्ट ईयर में था तब मुझे इंग्लिश पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने टॉलस्टॉय, स्कॉट और हार्डी की बुक्स भी पढ़ना शुरू करी थी। उसके बाद दर्शन की ओर झुकाव हुआ तथा उस पर मैंने काम भी किया। यह वो समय था जब मैं ज्योग्राफी की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करता था। सेंट जोसेफ के मेरे प्रोफेसर थे प्रोफेसर चिन्ना द्वारे और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने ब्रह्मावलीय भौतिक के अध्यायों के बारे में मुझे पदार्थों के अद्वैजीवन काल की अवधारणा और उनके रेडियो एक्टिव के बारे में मुझे पढ़ाई थे। रामेश्वरम में मेरे जो साइंस थी उसके शिक्षक जो थे सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्होंने कभी भी मुझको ये नहीं बताया कि जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके पार्ट्स भी होते हैं और एक निश्चित समय के बाद ये दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सब मैं पहली बार ही जान रहा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे हर पल कड़ा मेहनत करने को उन्होंने बताया, क्योंकि सभी जो भी रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए, तो मुझे लगा कि क्या वे एक ही मेटल या फिर एक ही चीज़ से बने होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग साइंस को इस तरीके से जिसको हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति को ईश्वर से दूर कर देती है। जैसे मैंने इसमें देखा कि हृदय के माध्यम से ही हमेशा विज्ञान तक पहुँचा जा सकता है। मेरे लिए साइंस हमेशा एक आध्यात्मिक रूप से स्मृत होने और आत्मज्ञान का रास्ता रहा है। मैं ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में खूब उत्सुकता से किताबें पढ़ता हूँ तथा कई मित्र मुझसे अंतरिक्ष उड़ानों से संबंधित प्रश्न पूछा करते थे और कई बार चर्चा ज्योतिषी में चली जाया करती थी। ईमानदारी से मैं वाकई अभी तक ये बात का कारण नहीं समझ पाया कि क्या लोग ऐसा मानते कि हमारा और परिवार के दूरस्थ ग्रहों का जीवन की रोजमर्रा की घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। एक कला के रूप में ज्योतिषी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर विज्ञान साइंस की आड़ में इसे गलत तरीके से स्वीकार किया जाता है तो मैं इसे नहीं मानता। मुझे नहीं पता कि ग्रहों और नक्षत्रों और तारामंडल जो भी ये सब होता है उपग्रहों के बारे में इन माथकों में कैसे जन्म लिया। जैसे मैं देखता हूँ कि एक पृथ्वी सबसे शक्तिशाली और एक ऊर्जावान। जॉन मिल्टन ने इसे पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक 8 में बड़ी खूबसूरती से व्यक्त किया है कि यह होने दो सूर्य को दुनिया का केंद्र और सितारों की धुरी। मेरी यह धरती कितनी गरिमामय धीमे धीमे घूमे 3 अलग धुरियों पर। इस ग्रह पर आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ गति और जीवन है। वैसे ही निर्जीव वस्तुएं जैसे चट्टानें, धातुओं, लकड़ी, चिकनी मिट्टी में भी आंतरिक गतिशीलता विद्यमान है। सेंट जोसेफ कॉलेज में जब मैंने BSc में दाखिला लिया तब मैं उच्च शिक्षा के किसी और विकल्प के बारे में बिल्कुल अनिभज्ञ था। ना ही भविष्य के अवसरों के बारे में मेरे पास वो सूचनाएं थी जो कि एक विज्ञान के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। BSc के बाद मुझे ये महसूस हुआ था कि भौतिक मेरा विषय नहीं है। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना था। इंजीनियरिंग में तो मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने भी जा सकता था, दुर्घटना से देर वाली। मैंने खुद को ही समझाया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उस समय दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए मशहूर यह एक विशिष्ट स्थान था। संस्थान के चयनित उम्मीदवारों की सूची मेरा नाम तो आ गया, लेकिन इस संस्थान में दाखिला लेना काफ़ी खर्चीला था। इसके लिए करीब 1000 रुपये की ज़रूरत थी और मेरे पिताजी के पास इतना पैसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसे वक्त में मुझे पढ़ाने के लिए मेरी बहन जोगरा आगे आई और मेरी फीस के लिए उन्होंने अपने हाथों के कड़े तथा हार गिरवी रख दिया। मुझे शिक्षित देखने का उनमें जो दृढ़ संकल्प था और मेरी योग्यताएं एवं क्षमताओं को लेकर उनका जो भरोसा था वह मुझे गहराई तक छू गया। मैंने अपनी कमाई से ही उनके गिरवी जेवरों को छुड़ाने की ठानी और उस समय मेरे सामने पैसे कमाने का सिर्फ यही रास्ता था कि मैं कड़ी मेहनत करूं और स्कॉलरशिप लूं। मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पढ़ाई में जुट गया। MIT में मुझे सबसे ज़्यादा उन 2 विमानों ने आकर्षित किया था जो वहाँ उड़ान संबंधी मशीन के विभिन्न कार्य प्रणालियों समझाने के लिए प्रदर्शन के दौर पर रखे गए थे। इन विमानों के प्रति मुझे गहरा लगाव हो गया। छात्रों के हॉस्टल लौट जाने के बाद भी मैं उनके पास बहुत देर तक बैठा रहता था, एक पक्षी की तरह स्वतंत्र रूप से आकाश विचरण करने के मनुष्य की इच्छा की मन ही मन प्रशंसा करता रहता।
पहला साल पूरा कर लेने के बाद जब मुझे एक विशेष विषय का चुनाव करना था तो मैंने कह सकते हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की दिशा चुनी और इसे ही अपना विशेष विषय बनाया। मेरे दिमाग में लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, मुझे विमान उड़ाना था। अपने भीतर आग्रहिता की कमी के बारे में जानते हुए भी मैंने यह निश्चय कर लिया था। शुरू से ही विनम्र स्वभाव होने की वजह से मुझ में ये कमी थी कि मैं आग्रही या दावा करने वाला तो नहीं था। इसी दौरान मैंने अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी। इस दौरान मुझे कई बाधाएं भी आई थी, निराशा हुई और मन को भटकाव भी आया, लेकिन पिताजी के प्रेरणास्पद वाक्यों ने मुश्किलों के इस दौर में मुझे डिगने नहीं दिया। वे कहते थे, वह जो दूसरों को समझता है वही सीख लेता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो खुद स्वयं को जान लेता है। बुद्धि के बिना सीखा ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। MIT में पढ़ाई के दौरान 3 शिक्षकों ने मेरी अप्रकट सोच को मूर्त कर दिया। उन दिनों के संयुक्त योगदान से ही वह नींव पड़ी जो आगे चलकर मेरा व्यावसायिक कार्य क्षेत्र बनी। वे 3 शिक्षक थे, प्रोफेसर स्पांडर, प्रोफेसर KV पंदलाई और प्रोफेसर नरसिंह राव। इनमें प्रत्येक शिक्षक अलग अलग क्षेत्रों में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। वे तीनों ही अपनी प्रतिभा एवं अथक उत्साह से छात्रों के बौद्धिक भूख शांत करने के काम में लगन से लगे रहते थे। प्रोफेसर स्पांडर ने मुझे तकनीकी वैमानिक गतिकी विषय पढ़ाया। वे ऑस्ट्रिया के थे और वैमानिक इंजीनियरिंग का उनको खास अनुभव भी था। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान वे नाजियों द्वारा बंदी बना लिए गए थे और उन्हें एक नजरबंद शिविर में कैद कर दिया गया था। स्वाभाविक था कि जर्मनी के प्रति उनमें घृणा भर गई थी। संयोग से वैमानिक विभाग के प्रमुख एक जर्मन व्यक्ति जो कि प्रोफेसर वॉल्टर रैपेन थे, उस समय MIT के डायरेक्टर डॉक्टर कुर्ता टैंक हुआ करते थे। वे वैमानिक इंजीनियरिंग के छात्र में एक जानी मानी हस्ती थे और जर्मनी के एक सीट वाले लड़ाकू विमान फोक वुल्फ FW-90 का डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। दूसरा वर्ल्ड वार के समय यह असाधारण लड़ाकू विमान था। बाद में डॉक्टर टैंक बेंगलोर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL में चले गए और वहां उन्होंने भारत का पहला लड़ाकू विमान HF-24 मारुत तैयार कर लिया था। इन संकटों एवं नाजियों के कष्टों के बावजूद प्रोफेसर स्पांडर ने अपने व्यक्तित्व को बचाए रखा और उच्च व्यवसायिक मानदंडों को भी बनाए रखा। वे हमेशा शांत रहते थे और ऊर्जावान थे। स्वयं पर उनका पूरा नियंत्रण था। वे नई से नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी रखते थे और अपने विद्यार्थियों से भी यही उम्मीद रखते थे। वैमानिक इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने से पहले मैंने उनसे विचार विमर्श किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी को भविष्य को लेकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पढ़ाई के लिए जो भी क्षेत्र चुना है उस विषय में पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि प्रोफेसर स्पांडर देखा करते थे कि भारतीयों के साथ संकट शैक्षिक अवसरों में कमी या आधुनिक बुनियादों ढांचे का नहीं था। संकट तो अनुशासन और अपने चुनाव के युक्ति संगत बनाने के बीच अलग करके देख पाने में नाकाम रहने का था। वैमानिकी क्यों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं? मैं खुद इंजीनियरिंग के सभी नए छात्रों से यह कहना चाहूँगा कि जब भी वे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विषय का चुनाव करें तो उसमें देखने लायक जरूरी बात यह है कि उस विषय में उनकी भीतर से रुचि और अंत प्रेरणा भी है या नहीं है। प्रोफेसर KV पंदलाई ने मुझे एरो स्ट्रोकर डिज़ाइन एवं एनालिसिस विषय पढ़ाया था। वे एक बहुत ही खुशमिजाज, दोस्ताना और उत्साही शिक्षक थे और हर साल अपने अध्ययन के तरीके में एक नयापन लेके आते थे। ये प्रोफेसर पंदलाई ही थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के छुपे हुए तथा गोपनीय पहलुओं को पूरी तरह खोलकर हमारे समक्ष रखा था। आज भी मेरा मानना है कि जो भी प्रोफेसर पंदलाई के पास पढ़ा है वह इस बात से पूरी तरह सहमत होगा कि प्रोफेसर पंदलाई एक महान बुद्धिजीवी एवं अध्येता थे, लेकिन उनमें घमंड या हेकड़ी नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके छात्र कक्षा में उनसे तमाम बिंदुओं पर असहमति व्यक्त करते थे। प्रोफेसर नरसिंह राव एक गणितज्ञ थे और हमें हमेशा वैमानिक गतिकी पढ़ाते थे। तरल गतिकी पढ़ाने का उनका तरीका मुझे अब तक याद है। उनकी क्लास में पढ़ने के बाद मैंने गणितीय भौतिक को दूसरा विषय बनाने का मन बनाया। अक्सर मुझसे कहा जाता था कि वैमानिक डिजाइनों की समीक्षा के लिए मेरे नेफे में एक शल्य चिकित्सा औजार या बोल सकते आप सर्जिकल नाइफ रहता था। अगर प्रोफेसर राव की कृपा नहीं होती और वैमानिक गतिकी के समीकरणों का हल निकालने के लिए वे मुझे प्रेरित नहीं करते तो मेरे पास यह विलक्षण औजार नहीं होता। वैमानिक एक बहुत ही मजेदार एवं रुचिकर विषय है जिसमें एक उन्मुक्तता है, आज़ादी और पलायन, गति और
हलचल तथा सरकने एवं प्रभाव के बीच में एक बड़ा जो फर्क होता है वही इस विज्ञान को गोपनीयता है। मेरे शिक्षकों ने मुझे इन सच्चाइयों के रहस्य बताए। वैमानिकी के बारे में शिक्षकों ने ही मुझे मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी। उनकी बौद्धिकता के उत्ताप, विचारों की शुद्धता तथा धैर्य ने मुझे तरल गतिकी के गंभीर अध्ययन में काफ़ी मदद पहुंचाई। तरल गतिकी के इस अध्ययन में स्पंदित मध्यम गति, प्रगागिक तरंगों एवं प्रघात का विकास, बढ़ती गति या प्रभावित द्रव का पृथक्करण, प्रघात रोकना और प्रघात उत्पन्न करने जैसे विषय शामिल थे। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में ढेर सारी जानकारियाँ जमा हो गई। हवाई जहाज़ों को नए नए रूप विभिन्न तरह से सामने आने लगे। पाई प्लेन, मोनोप्लेन, टेललेस प्लेन, डेल्टा विंग प्लेन, इन सब की महत्ता मेरे लिए बढ़ती जा रही थी। मेरे तीनों टीचर जो अपने अपने विषय के दिग्गज थे मेरे इस बारे में ज्ञान और बढ़ाने की मदद करते थे। मेरा तीसरा और MIT में अंतिम वर्ष एक संक्रमण वर्ष के रूप में था तथा मेरे आने वाले जीवन में इसका गहरा असर पड़ने वाला था। उन दिनों पूरे देश में राजनीतिक समझ बनवाने और औद्योगिक प्रयासों की एक नई बयार। मैंने ईश्वर में अपने विश्वास की परीक्षा ली और ये जानना चाहा कि क्या यह वैज्ञानिक सोच प्रगति के तरीके में कहीं ऊंची साबित हो सकती है। इसके बाद जो स्वीकार विचार था वह यह कि सिर्फ वैज्ञानिक विधियां ही ज्ञान का एकमात्र सही रास्ता था। मुझे आश्चर्य हुआ, यदि ऐसा है तो क्या पदार्थी अंत वास्तविकता और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, न कि पदार्थ की अभिव्यक्ता। यह सब नैतिक मूल्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोर्स पूरा होने के बाद मुझे नीचे आकर करीब से हमला करने वाले लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करने की परियोजना में लगा दिया गया। इस परियोजना में मेरे साथ 4 साथी और थे। मैंने वायुगतिक डिजाइन की तैयारी करने और उसकी ड्राइंग बनाने की जिम्मेदारी ले ली थी, जबकि मेरी टीम के साथियों को विमान के प्रणोदन, संरचना, नियंत्रण और उपकरणों के डिजाइन तैयार करने का काम मैंने सौंप दिया। एक दिन मेरे डिजाइन शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवासन ने, जो उस समय NIT के निदेशक भी थे, मेरे काम की समीक्षा की और इसे निराशाजनक बताते हुए इस पर अपना असंतोष व्यक्त किया। काम में देरी के लिए मैंने उनसे कई बार माफ़ी मांगी और अपनी सफाई दी, लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने एक नहीं सुनी। आखिरकार काम पूरा कर लेने के लिए मैंने उनसे 1 महीने का वक्त मांगा। कुछ क्षण के लिए उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, देखो नौजवान, आज शुक्रवार है, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर सोमवार सुबह तक मुझे ये ड्राइंग नहीं मिली तो तुम्हारी स्कॉलरशिप मैं रोक दूंगा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, क्योंकि स्कॉलरशिप ही मेरा सब कुछ थी, और अगर ये वापस ले ली जाती तो मैं एकदम असहाय हो जाता। मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था सिवाय इसके कि मैं उनके निर्देश को अनुसार अपना काम पूरा ना करूं। उस रात मैंने खाना नहीं खाया और रात भर ड्राइंग बोर्ड पर काम करता रहा। अगली सुबह सिर्फ घंटे भर के लिए समय निकाला जिसमें तैयार होकर नाश्ता किया। रविवार को सुबह मेरा काम पूरा होने के करीब ही था, तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई है। प्रोफेसर श्रीनिवासन दूर से खड़े मुझे देख रहे थे। वे सीधे जिम खाना से आ रहे थे और टेनिस के कपड़ों में थे तथा मेरा काम देखने के लिए वहीं रुक गए। मेरा काम देखने के बाद उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और तारीफ करते हुए मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे भीतर तनाव पैदा हो रहा है और काम पूरा करने के लिए मैं जो समय तुम्हें दे रहा हूँ उसमें वह संभव नहीं हो। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने भयंकर तनाव में भी तुम अपना काम पूरा कर लोगे। परियोजना की शेष अवधि के दौरान मैंने एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तथा उसका आयोजन MIT तमिल संगम साहित्यिक संस्था ने किया। तमिल मेरी मातृभाषा है। मुझे यह सुनिश्चित करते हुए बहुत ही उत्साह हो रहा है कि विज्ञान भी इस अद्भुत भाषा के दायरे से बाहर नहीं है। मैंने आइए अपने खुद का विमान बनाया शीर्षक से तमिल में एक लेख लिखा। लेख सचमुच बहुत ही रुचिकार था और मैं प्रतियोगिता में जीत गया और पहला इनाम पाया। गहरी सबसे याद जुड़ी थी वह प्रोफेसर स्पांडर से संबंधित थी। विदाई समारोह के दौरान हमें एक सामूहिक फोटो में खिंचवाना होता है। स्नातक पास करने वाले सभी छात्रों को 3 पंक्तियों में खड़े होकर, और सभी प्रोफेसर आगे वाली पंक्ति में बैठे हुए थे। प्रोफेसर स्पांडर खड़े हुए और मुझे देखा। मैं तीसरी पंक्ति में खड़ा हुआ था। यहाँ आओ और आगे की पंक्ति में मेरे साथ बैठो, प्रोफेसर स्पांडर ने कहा। उन्होंने दोबारा मुझे आगे आने को कहा। तुम मेरे सबसे अच्छे प्रिय छात्र हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत ही भविष्य में तुम्हारे शिक्षकों का नाम रोशन करेगी। उनकी इस प्रशंसा से मेरे समक्ष एक कठिनाई खड़ी हो गई, लेकिन अपने काम के सम्मान की वजह से मैं प्रोफेसर स्पांडर के पास जाकर बैठ गया। मुझे विदाई देते वक्त प्रोफेसर स्पांडर ने कहा, ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करे, तुम्हें सहारा दे, तुम्हें रास्ता दिखाए और भविष्य की यात्रा में तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने। MIT में मैं एक प्रशिक्षु के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बेंगलोर में चला गया। वहाँ मैंने एक टीम के सदस्य के रूप में इंजनों की मरम्मत का काम शुरू किया। हवाई जहाज के इंजन पर अपने हाथों से किया गया काम ही काफ़ी कुछ सिखाने वाला होता है।
कक्षा में पढ़े हुए सिद्धांत को जब व्यवहारिक अनुभव में उतारा जाता है तो यह एक प्रकार का अनूठी उत्तेजना पैदा करता है। HAL में मैंने दोनों तरह के इंजनों, पिस्टन इंजन एवं टरबाइन इंजन की मरम्मत का काम किया। यही मेरे मस्तिष्क में दहन के बाद आफ्टर बर्निंग मतलब के सिद्धांत पर काम करते हुए गैस गतिकी एवं विसरण प्रक्रिया से संबंधित अस्पष्ट अवधारणाओं ने अपने भेद खोले। मेरा यहाँ रेडियल इंजन तथा ड्रम ऑपरेशन के प्रशिक्षण भी हुए थे। मैंने यही सीखा कि एक टैक्सशॉफ्ट की जांच किस तरीके से करी जाती है। जब मैं HAL में एक वैमानिक इंजीनियर बनकर निकला तो मेरे सपने नौकरी के दो बड़े अवसर थे और दोनों ही मेरे विषय पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय TTD-MD। और दोनों ही जगह से मुझे साक्षात्कार के रूप में बुलावा भी आ गया। वायुसेना में भर्ती होने के लिए मुझे देहरादून पहुंचना था और DTD-NP एयर में साक्षात्कार के लिए मुझे दिल्ली जाना था। दक्षिण भारतीय तटीय इलाके से एक लड़के ने उत्तर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। गंतव्य 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। अपनी मातृभूमि की विशालता से मेरा ये पहला सरोकार था। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी के लिए आप हमसे कनेक्ट। थैंक यू सो मच।